नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति की रोड आगे बंद है? आज हम इसी बड़े राजनीतिक सवाल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की गाड़ी 2 साल के अंदर ही पंचर होती दिख रही है और उनकी मुश्किल यह है कि आगे का रास्ता सियासी तौर पर बहुत ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। केजरीवाल का नेशनल प्लान तो पहले ही फेल हो चुका है। पहले दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा था, दिक्कत यह है कि अब दिल्ली का मन केजरीवाल से नहीं लग रहा। नगर निगम चुनाव में केजरीवाल की पार्टी की बड़ी हार, बड़ा राजनीतिक संदेश और बड़ा सवाल भी है कि क्या केजरीवाल के पास अब सिर्फ कुर्सी रह गई है, उनके पास जनता नहीं बची। 2 साल पहले जो राजनीतिक क्रांति केजरीवाल ने की थी, अब जनता ने केजरीवाल पर रिवर्स क्रांति कर दी है। सवाल यह है कि सिर्फ ईवीएम का बहाना बनाकर जनता से कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल। मुझे यह तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। 70 में से 67 सीटें। केजरीवाल के पास अब सिर्फ कुर्सी है, जनता नहीं। तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे। वापस आंदोलन से सड़क से सत्ता और सत्ता से फिर सड़क के कगार पर केजरीवाल। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। और आप ईमानदार पार्टी को वोट दो, जैसे आपने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। केजरीवाल पर दिल्ली की रिवर्स क्रांति का विश्लेषण। 2013 में केजरीवाल राजनीति के नए क्रांतिकारी बने। दिल्ली की जनता को नया विकल्प मिला, पहली बार चुनाव लड़ा, 28 सीटें जीत ली, 49 दिन सरकार भी चलाई। 2015 में तो केजरीवाल ने दिल्ली में क्रांति ही कर दी, जब 70 में से 67 सीटें जीत ली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 साल में ही दिल्ली ने केजरीवाल को कंधे से उतारकर नीचे वहीं पर पटक दिया जहां से उनके पास सिर्फ दिल्ली विधानसभा की सत्ता है, सीएम और सरकार की कुर्सी है, लेकिन जनता नहीं है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजे यही कह रहे हैं कि अब दिल्ली ने केजरीवाल पर रिवर्स क्रांति कर दी है। 70 में से 67 विधानसभा वो जीते थे और उसी दिल्ली के 272 वार्ड में 67 वार्ड भी नहीं मिला इनको। अब कौन सा रेफरेंडम होना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए इनको। दिल्ली की जनता चाहती है कि ऐसे निगेटिव व्यक्ति न रहे। बात सिर्फ एक चुनाव की हार जीत की नहीं है, बात यह है कि जिस दिल्ली ने केजरीवाल की पॉलिटिक्स को 70 में से 67 सीटें देकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसी दिल्ली ने 2 साल में केजरीवाल की पॉलिटिक्स की सांसें फुला दी हैं। वो भी तब जब नगर निगम में 10 साल से बीजेपी का राज था और कथित तौर पर सत्ता विरोधी लहर थी। लेकिन दिल्ली के तीनों नगर निगम के 270 वार्ड में बीजेपी ने 181 वार्ड जीते हैं। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 48 वार्ड जीते, कांग्रेस को 30 वार्ड मिले। आम आदमी पार्टी ने जितने वार्ड जीते हैं, करीब करीब उतने ही वार्ड तो बीजेपी ने सबसे छोटे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जीत लिए। करीब 40 वार्ड में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई। कांग्रेस के 92 और बीजेपी के 5 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी के वोट 2015 के चुनाव में 54% से घटकर नगर निगम के चुनाव में सिर्फ 26% रह गए हैं, जबकि बीजेपी के वोट 2015 के 32% से बढ़कर 36% हो गए। कांग्रेस के वोट 8% से बढ़कर 21% हो गए। जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है, वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। जैसा कि पहले से लग रहा था, केजरीवाल और उनकी टीम एमसीडी की हार में ईवीएम का बहाना फिर बनाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। इधर दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे सामने आ गए, उधर आम आदमी पार्टी के नेता ईवीएम के बहाने लेकर सामने आ गए। कोई इसे ईवीएम की लहर बता रहा था, तो कोई कह रहा था कि बीजेपी 2009 से रिसर्च कर रही है, इसी रिसर्च ने उसे ईवीएम का मास्टर बनाया। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, पूरी टेम्परिंग को समझा इन्होंने। और अब
ये उसी टेम्परिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। मैं तो भाई साहब उनका नाम भी नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के लोग ईंट से ईंट सजाते हैं। ये कहते हैं हम ईंट से ईंट बजाएंगे, तो लो ईंट से ईंट बजाओ। उस ईवीएम की प्रोग्रामिंग बदल। सवाल यही है कि क्या ईवीएम का बहाना बनाकर दिल्ली नगर निगम के नतीजे को नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसा करके टीम केजरीवाल अपनी कमियों पर पर्दा जरूर डाल सकती है, लेकिन सच्चाई को आज नहीं तो कल स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव चाहे नगर निगम का ही क्यों न हो, इतनी बड़ी हार कोई भी सत्ताधारी पार्टी कैसे पचा सकती है? राजनीतिक संदेश तो यही है कि बस कुर्सी रह गई है, जनता साथ नहीं है। उनकी विश्वासार्हता कम होती गई, लेकिन पहले सोच करनी चाहिए थी कि हम जो जनता के सामने आश्वासन दिया वो हमारे से पूरा हो रहा नहीं हो रहा। 2015 और 2017 में फर्क केवल यही हुआ है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी का अनुभव देखा है और वो उससे संतुष्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। Go and see how much people don't like you anymore. They hate you, I would say, in many cases. You need to change yourself. You need to change the party. लेकिन ये अच्छी बात रही कि भले ही दिन भर केजरीवाल की टीम ईवीएम का बहाना बनाती रही, लेकिन शाम को केजरीवाल ने एमसीडी की जीत पर बीजेपी को ट्विटर पर बधाई दी। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के संयोजक दिलीप पांडे ने इस्तीफा दे दिया, तो उसे स्वीकार कर लिया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि केजरीवाल जनता का सिखाया सबक सीखने को तैयार है? इस मामले में कम से कम कांग्रेस सबसे आगे हो गई, जब अजय माकन ने बड़ी चुनावी रिकवरी के बावजूद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। जिम्मेदारी तो वही होगी जो संचालन कर रहे थे इसका, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। जाहिर है कि हम लोगों ने इसमें फेल हो। लेकिन केजरीवाल इस चुनाव नतीजे से क्या सीखेंगे? क्या वो अपने सियासी तौर तरीकों में बदलाव करेंगे, जिनमें दिल्ली में सरकार चलाने को लेकर टकराव की राजनीति हो, या फिर दिल्ली से बाहर जाकर खुद को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने का लक्ष्य, जिसकी वजह से उनकी राजनीति का दिल्ली में मन नहीं लग रहा था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पूरी ताकत लगाकर फिर वो दिल्ली में लौटे हैं, तो दिल्ली का केजरीवाल में मन नहीं लग रहा है। वो टकराव की राह पर ही चलेंगे या फिर बीच का रास्ता निकालकर 3 साल के बचे समय में दिल्ली में बेहतर तरीके से अपनी सरकार चलाएंगे, और वैसा नेगेटिव कैंपेन नहीं करेंगे जैसा कि एमसीडी के चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी को वोट देने पर जनता को एक तरह से डराने वाली बातें कर रहे थे और हार जाने पर सड़क पर आने की धमकी दे रहे थे। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल सड़क से आंदोलन के जरिए सत्ता तक पहुंचे थे। अब 2-3 साल के अंदर ही सत्ता से आंदोलन वाली सड़क पर फिर पहुंचने के कगार पर। दिल्ली में बनी बनाई राजनीतिक जमीन को खोते देख रहे अरविंद केजरीवाल की सियासत को फिर से मजबूत करने के लिए समय अब कम है, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक समस्याएं तो आज से फिर शुरू हो गई, जिसका एहसास टीम केजरीवाल को जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल का नेशनल प्लान पंजाब और गोवा विधानसभा में मिली हार के साथ फेल हो चुका है। पंजाब और गोवा के बाद वो इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की भी प्लानिंग कर रहे थे, यानी दिल्ली से ज्यादा दिल्ली के बाहर की राजनीति में टीम केजरीवाल का मन लग रहा था। लेकिन बाहर से हार कर लौटे केजरीवाल के साथ दिक्कत यह है कि अब दिल्ली का केजरीवाल में मन नहीं लग रहा है, जो राजौरी गार्डन उपचुनाव में जमानत जब्त होने से लेकर नगर निगम चुनाव में बड़ी हार से साफ दिख रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि दिल्ली के बाहर से वो खाली गाड़ी लेकर लौटे, उल्टे ये गाड़ी दिल्ली में ही पंक्चर होते दिख रही है, जबकि दिल्ली में उनको सरकार चलाते सिर्फ 2 साल हुए हैं। गाड़ी पंक्चर है और रास्ता आगे उबड़ खाबड़ है, क्योंकि अगले कुछ हफ्ते में केजरीवाल के 21 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर फैसला आने वाला है। इन 21 विधायकों पर लाभ के पद के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। अगर 21 विधायकों की सदस्यता जाएगी तो इन सीटों पर फिर से चुनाव होगा। नगर निगम चुनाव में हार के बाद केजरीवाल की पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अगर वो ये सभी 21 सीटें हार भी जाते हैं, तब भी उनके पास 44 विधायक होंगे। फिर भी टीम केजरीवाल की राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बन जाएगा। केजरीवाल सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ
कथित गड़बड़ियों की जांच भी चल रही है। इनमें सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू भी कर दी है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसमें सत्येंद्र जैन से ट्रांसपोर्ट विभाग का अतिरिक्त कार्यभार लेकर किसी नए चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है। केजरीवाल कैबिनेट में नए चेहरे के तौर पर सीमापुरी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम के बारे में अटकलें चल रही हैं। केजरीवाल कैबिनेट में अभी संदीप कुमार की जगह खाली है, जिन्हें कथित सेक्स स्कैंडल में पिछले साल बर्खास्त किया गया था। वैसे राजनीति में किसी को सीधे खारिज करना जल्दबाजी होता है, लेकिन केजरीवाल की राजनीति के लिए बड़े सवाल जरूर खड़े हुए हैं। खुद केजरीवाल आज राजनीतिक चौराहे पर खड़े हैं, जहां से उनको अपने लिए नया रास्ता चुनना पड़ेगा। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव किस तरीके से जीता, इसका विश्लेषण भी दिलचस्प है, क्योंकि दिल्ली के नगर निगम पर 10 साल से बीजेपी का शासन था और लगातार उस पर नगर निगम में कुशासन के आरोप लगाए जाते रहे। इस बार बीजेपी ने अपने किसी भी मौजूदा पार्षद को नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं दिया, पुराने चेहरों की जगह पर नए चेहरों को उतारा। इसके जरिए सत्ता विरोधी लहर को फेल किया गया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उनकी टीम अक्सर ऐसी ही चुनावी रणनीति को अपनाती थी। गुजरात में भी एक बार नगर निगम के चुनाव में यही रणनीति अपनाई गई थी और बीजेपी ने 2/3 बहुमत से नगर निगम चुनाव जीते थे। कुछ ऐसी ही रणनीति के सहारे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार 3 विधानसभा चुनाव भी जीते थे। जब पुराने विधायकों के टिकट काटे गए, दिल्ली बीजेपी के पुराने नेताओं की जगह पर पूर्वांचल के मनोज तिवारी को कमान दी गई और पूरे कैंपेन में मनोज तिवारी ही आगे रहे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में पुराने चेहरों के टिकट न देने की रणनीति के साथ साथ नरेंद्र मोदी के नाम की खूब चुनावी मार्केटिंग भी की गई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में बहुत जोर लगाकर एमसीडी में कुशासन का मुद्दा उठाया, लेकिन जनता ने फिर भी टीम केजरीवाल पर विश्वास नहीं किया। एमसीडी में बीजेपी के 10 साल के शासन के बावजूद वोटर को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि कुछ भी हो, बीजेपी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। खबरदार में अब बात आप सभी दर्शकों के विश्वास की, जिस विश्वास की वजह से आज तक देश का सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल है ही, अब आज तक की हिंदी न्यूज वेबसाइट भी नंबर 1 बन चुकी है। www.aajtak.in बन चुका है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज वेबसाइट। कॉमस्कोर की ताजा रेटिंग में www.aajtak.in सबसे आगे रहा। उसने भास्कर.com को दूसरे और जागरण.com को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। खास बात यह है कि हर बड़ी खबर पर दर्शकों ने सबसे ज्यादा आजतक.in का ही रुख किया है, यानी वेब पर खबर मतलब सिर्फ आजतक.in। सबसे तेज खबरों के लिए आप भी इसी नंबर 1 न्यूज वेबसाइट यानी आजतक.in से जुड़े रहिए। आज हर जगह पर दिल्ली नगर निगम चुनावों की चर्चा है, नेताओं की हार जीत की बात हो रही है और चुनाव आते जाते रहेंगे। देश की चुनौतियों की बात करना जरूरी है, इसीलिए हम आज फिर सुकमा नक्सली हमले का विश्लेषण करेंगे, जहां पर नक्सलियों ने हमारे 25 जवानों का खून बहाया। लेकिन शहीद जवानों के प्रति हमारे नेताओं की सोच क्या है, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ऐसी सोच को दिखाने वाली बिहार से बहुत पीड़ादायक खबर आई है। मंगलवार की शाम सुकमा के 6 शहीदों के पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो नीतीश कुमार एसी हॉल में बैठकर फिल्म देख रहे थे और जब सुकमा के शहीदों के शवों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट के बगल में ही एक सरकारी कार्यक्रम में पार्टी कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब शहीदों के पार्थिव शरीर ले जा रहे वाहन को रोक दिया गया ताकि पहले मुख्यमंत्री का काफिला निकल सके। यानी जब पूरा देश अपने सैनिकों की शहादत पर गमगीन था, तब नीतीश कुमार और उनके किसी मंत्री के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो शिष्टाचार के नाते ही सही शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का वक्त निकाल लेते। खुद देखिए और सोचिए, ये शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है। शहीद को सम्मान देंगे। जिस टाइम पटना एयरपोर्ट पर सुकमा के 6 शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे, उस टाइम बिहार के सुशासन बाबू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिनेमा हॉल में फिल्म देखकर टाइम पास कर रहे थे। जिस टाइम पटना एयरपोर्ट पर सुकमा के 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस टाइम नीतीश कुमार ठीक बगल में ही बिहार रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में टाइम बिता रहे थे।
और जिस टाइम शहीदों के पार्थिव शरीरों को लेकर वाहन उनके पैतृक गांव जाने के लिए निकल रहे थे, ठीक उसी टाइम कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री जी का काफिला निकला, जिसने शहीद जवानों का शव लेकर जा रहे वाहनों को रोक दिया। तो क्या नीतीश बाबू के पास शहीदों को श्रद्धांजलि देने की फुर्सत नहीं थी, या उन्हें पता नहीं था कि सुकमा में शहीद हुए बिहार के 6 सपूतों के शव पटना एयरपोर्ट कब आने वाले हैं? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार के बच्चे तो चले गए देश की रक्षा के लिए, उनके लिए भी उनके पास फुर्सत नहीं है कि आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते। वो नहीं आते, कोई मंत्री तो आता। नीतीश कुमार इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? पटना एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे तो नीतीश कैबिनेट का कोई मंत्री मौजूद नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार और उनके जूनियर तेजस्वी यादव बगल के कार्यक्रम में हाजिरी लगा रहे थे। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर नीतीश कुमार पर खूब भड़के। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी का घर बगल में है और मुझे सूचना मिली है कि वो किसी हॉल में गांधी पर फिल्म देख रहे हैं और उनको और उनके मंत्री को फुर्सत नहीं हुआ कि 6 जवान शहीद हो गया है, उसके प्रति कुछ भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। सुकमा नक्सली हमले में बिहार के 6 जवान शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नीतीश कुमार की तरफ से जवानों की शहादत पर गहरी संवेदना जताई गई है, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जवानों की शहादत पर संवेदना के 2 बोल बोल दें। अपना प्रोग्राम निकलने का होगा, क्या मालूम है कि कोई शहीद हमारे भाई लोग आ रहे हैं। शहीदों को सलाम, सबको दर्द, सारी बातें हैं। पहले भोला यादव भी गए थे वहाँ। शहीद जवानों पर ऐसी संवेदनहीनता नीतीश बाबू ने तो हद कर दी, लेकिन इस संवेदनहीनता पर नीतीश कुमार चुप है। हालांकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिल्म देखने के चक्कर में बिहार रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कार्यक्रम में 1 घंटे लेट पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मंच से माफी भी मांगी थी। रोहित सिंह, पटना, आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि देना क्यों जरूरी नहीं समझा, ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे। हम तो बस एक ही बात जानते हैं कि उन्हें शहीदों का यूं अपमान नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार कोई छोटे नेता नहीं है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद पर बैठे शख्स को यह शोभा नहीं देता कि वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बजाय सिनेमा देखे या किसी सरकारी प्रोग्राम में शामिल हो। इसीलिए अगर मन नहीं भी था तो नीतीश कुमार शहीदों को सम्मान करने का दिखावा भी कर सकते थे। ऐसा करके कौन सा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती। नेताओं के दिल में शहीदों के लिए कितना सम्मान है और कितना नहीं, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आज तक देश के जवानों के प्रति सम्मान जताने में कभी कोई कोताही नहीं बरतता। भले ही दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के शोर में सुकमा एनकाउंटर की खबर मीडिया में कहीं खो गई हो, लेकिन आज तक सुकमा के नक्सली हमले की ग्राउंड रिपोर्टिंग में निरंतर जुटा हुआ है। आज तक की टीम अभी भी सुकमा के चिंता गुफा इलाके में उस जगह पर मौजूद है जहां नक्सलियों ने देश के जवानों का खून बहाया है। आज तक सीआरपीएफ की सर्च टीम के साथ मिलकर मौका वारदात पर नक्सलियों के खिलाफ सबूतों की तलाश में लगा है। सुकमा में जिस जगह पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 25 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, आज तक की टीम ठीक उसी जगह पर जा रही है। रास्ते में हमें एक जगह सड़क निर्माण के कार्य में लगे मजदूर दिखे। ऐसे ही सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवानों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था। लेकिन ये हमारा पड़ाव नहीं था। हमारा पड़ाव तो ये था, चिंता गुफा। चिंता गुफा में नक्सली हमले की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। स्वर्ग में आपका स्वागत है, सीआरपीएफ के बैनर पर लिखा यह वाक्य पढ़कर हमें थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस इलाके को नक्सलियों ने नर्क में तब्दील कर दिया है। इसके बाद हम पहुंचे उस जगह जहां नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था। ये वही जंगली इलाका है जहां घात लगाकर 300 नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर हमला बोला, जिसके सबूत यहां हर तरफ बिखरे पड़े हैं। क्या करते हैं इसको? ये जवान की बोतल है, पानी ले जाता है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है
तो पानी को ठंडा रखने के लिए वो वुलन कवरिंग देते हैं ताकि पानी ठंडा रहे और गर्मी में पानी ठंडा पी सके। सीआरपीएफ के जवान इस इलाके में चप्पे चप्पे पर फैले हैं और नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमने महसूस किया कि इस जगह पर हर चीज नक्सलियों के खूनी खेल की गवाही दे रही थी। इन्हीं पेड़ों के पीछे छिपकर जवानों ने नक्सलियों का जवाब दिया होगा। पेड़ों पर गोलियों के निशान देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण गोलीबारी की गई होगी। ये बरसाती नाला है, इसमें छिपकर जवानों ने गोलियों की बौछार से बचने की कोशिश की होगी, लेकिन तीन तरफ से चलती गोलियां जवानों के बदन को छलनी करती हैं। हर तरफ गोलियां बिखरी पड़ी हैं। अंदाजा लगाइए नक्सलियों ने कितनी गोलियां चलाई होंगी। सोचिए कितनी तैयारी के साथ आए होंगे नक्सली। ये वो तीर हैं जिनका इस्तेमाल करके नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनका नुकसान निश्चित तौर पे हुआ है, क्योंकि आप उधर जाएंगे तो आप देखेंगे बॉडी घसीटे जाने के निशान हैं। नक्सलियों की पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो उनका आदमी तो हिट हुए हैं और भी एक दो जगह पे खून के निशान हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उनके कितने मरे हैं, घायल हुए हैं, ये भी कुछ समय के बाद पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये जमीन सिर्फ सीआरपीएफ जवानों के खून से लाल हुई है, यहाँ नक्सलियों का गंदा खून भी पड़ा है। माओवादियों ने राइफलें जैसे AK-47, इंसास, SLR, LMG के अलावा फैक्ट्री मेड हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है, देसी बम का इस्तेमाल किया है और तीर का इस्तेमाल किया है, ऐसे तीर का जिसके आगे ID लगी हुई है। आज तक की टीम ने सीआरपीएफ के सर्च पार्टी के साथ सुकमा में डेरा डाल लिया है और नक्सली हमले के हर छोटे से छोटे सबूत को खंगाल रही है। हम आगे भी सुकमा के इस नक्सली गढ़ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। एस करीमुद्दीन, चिंता गुफा, सुकमा, आज तक। आज तक की टीमें तो लगातार वहां पर तैनात हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इस घटना को देखने की नहीं है, बल्कि यहां से सबक लेकर और अब बदलाव का वक्त आ चुका है कि किस तरीके से सीआरपीएफ को अपग्रेड करने की जरूरत है, उनकी ट्रेनिंग और उनके उपकरण, सब कुछ। खबरदार में अब हम आपको भारतीय वायुसेना के उन जाबाज पायलट से मिलवाते हैं जो सुकमा नक्सली हमले में घायल जवानों के लिए देवदूत बन गए। ये वो पायलट हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर नक्सली हमले में घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया। आज तक को उन जाबाज वायुसेना पायलट से मिलने का मौका मिला। आपने जवानों की वीर गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हैं एयर वॉरियर्स। ये वो हैं पायलट जिन्होंने मॉर्टल रिमेन्स यानी पार्थिव शरीर है जो सीआरपीएफ के जवानों का, वो लाया और सबसे बड़ी बात है काफी सीआरपीएफ के जवानों को रेस्क्यू किया। सीधा बात करते हैं इसी पूरी टीम से जो आज तक के साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त है एयर कमोडोर अजय शुक्ला। आपने पूरी टीम को लीड किया, ये मिशन पूरी रात भर चलता रहा। कितनी जाने आप लोग बचा पाए, कितने मॉर्टल रिमेन्स आप लाए? हमको करीब दोपहर 2:30 बजे ये मिशन दिया गया था। स्टेट में हमने एक्टिवेट किया इसको और हमारे पायलट्स कुछ रायपुर से और एक टीम जगदलपुर से इस मिशन के लिए निकले और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हमने 7 कैजुअलिटीज वहां से निकाली। कितनी मेहनत लगती है, कितना आप लोगों को खुद को टेंशन होता है, क्योंकि आप लोग रेस्क्यू मिशन पे भी हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर ऑल गॉट एब्सोल्युटली यूज्ड टू इट। हमें अपने ड्रिल्स पता है, बट यस कैशबैक मिशंस में टोटल प्राइमेसी होती है कि जितनी जल्दी हो सके सब कुछ किया जाए। आप लोग कितना पर्सनली ब्रदर इन आर्म्स कई बार कहते हैं हम लोग, तो एयरफोर्स और सीआरपीएफ किस तरह से काम कर रही है? ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जो हमारे सीआरपीएफ के हमारे जो आर्मी मैन वहाँ पे है, दे गो थ्रू उनकी काफी लाइफ बहुत ही मुश्किल है एंड to keep the morale high, it is very important that we are there. So we उनकी जान में भी जान आती है जब देखते हैं कि एयरफोर्स आ गया है, पहुंच गया है। Definitely. And for us, we know that हमें पता है कि we are backed by our seniors and that decision जो भी हम लेते हैं उस टाइम पे it was a new situation. टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या स्ट्रेस रहता है आपके मन में, क्या आपको मालूम है कि आपका जॉब कट आउट है और आप ये कर पाएंगे, और एक सेंस ऑफ रिलीफ भी रहता है? जी, एक तरह का स्ट्रेस तो रहता है, पर उससे रिलीफ इस बात से रहता है क्योंकि हमारी जो SOPs है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है और वो सब पद्धतियां ऐसी निकाली गई हैं
कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाए। एयर वॉरियर्स की बात करते हैं, एयरफोर्स का एक बार ये भी बोल रहे थे कि शायद इस्तेमाल किया जाएगा माओइस्ट में। आप लोग मगर एक सपोर्ट रोल में हैं, रेस्क्यू मिशंस पे हैं, ले जाने आने के लिए हैं, पर कितना आप मानते हैं कि सक्षम है कि अगर बड़ा रोल दिया जाए एयरफोर्स को तो आप लोग निभा पाएंगे? जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमें जो भी रोल मिलेगा हम वो करेंगे। अभी तक हमें कहा गया है कि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमने अपने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है, तो आगे भी जो भी हमें रोल मिलेगा वो सब इसी ईमानदारी से, इसी मेहनत से निभाएंगे। ये बताइए, ये पूरा जो रेस्क्यू मिशन है कितना आप लोगों के लिए, खुद के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग अहम रोल निभा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे रेस्क्यू मिशंस आते रहते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं न्यूज में रिपोर्ट नहीं होती हैं, पर घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर। आप अपने आपको हीरो की तरह देखते हैं कि हमने जाके रेस्क्यू किया आपने सीआरपीएफ के? मोर लाइक ब्रदर इन आर्म्स, लेस ऑफ अ हीरो, बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट देम, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। बिल्कुल, सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए बिल्कुल जांबाज पायलट तैयार हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये एक वॉर है सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सल के बीच में, इनका समर्थन, इनका एयर सपोर्ट सबसे अहम है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ कमलजीत संधू, रायपुर, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि जुड़े रहिए सबसे तेज खबरों के लिए नंबर 1 न्यूज वेबसाइट आजतक.in से और देखें खबरें सबसे पहले, सबसे तेज।